डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे जेट, आईसीआर, एम्स, पीएमटी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट 11th और 12th के एग्जाम दे रहे हैं उसके हिसाब से मैंने पूरी एनसीईआरटी सोल्व करवाऊंगा। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, यदि मेरी क्लास आप ढंग से लेओगे तो कोई भी एग्जाम आपसे दूर नहीं है। मेरा स्ट्रॉन्ग जोन हमेशा वही है कि कंसेप्ट पर ध्यान दो। जिसके पास कंसेप्ट होगा वो मेरा हर क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेगा, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा जो एसकेएन के वगैरह के लिए जो एग्जाम लगते हैं उससे भी थोड़ा हाई लेवल की क्वेश्चंस बनाता हूँ ताकि आपको उनमें आसानी हो। तो आप मेरी क्लास रेगुलरली लेंगे, उम्मीद करूंगा सब बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? उस वैज्ञानिक का नाम है एफ मिस्चर। नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। ठीक है, बात आती है कि एफ मिस्चर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज कहां पर की थी। यह भी क्वेश्चन बनता है। मवाद कोशिकाओं में, मवाद कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी मिस्चर नाम के वैज्ञानिक ने। इसके अलावा यह तो हो गया इसका आंसर। आपको पूछ ले कि न्यूक्लिक अम्ल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। न्यूक्लिक एसिड नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, या न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया? अल्टमान ने। शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? अल्टमान ने। कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। यह भी आता है क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड के प्रकार। तो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड के प्रकार होते हैं। याद रखना, आपको पूछ लेगा कि न्यूक्लिक एसिड के प्रकार होंगे दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताता हूं। अपन इंसानों में या जानवर मान लीजिए या प्लांट्स मान लीजिए, उनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? वो होता है डीएनए। जबकि वायरसों की बात करें जो एक अपवाद है, उनमें आनुवांशिक पदार्थ होगा आरएनए। ठीक है, याद रखना है। तो अब आता है कि वाटसन और क्रिक ने क्या किया, कि इसमें से क्या क्वेश्चन आता है? आता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स या द्विरुज्जुकीय सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए द्विरुज्जुकीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? डीएनए का द्विरुज्जुकीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विरुज्जुकीय सिद्धांत दिया। अब सिंगरो निकोलसन से क्या क्वेश्चन आता है यह भी बता देता हूं। देखिए,
प्लाज्मा झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक, इसको गुलाब जामुन सिद्धांत भी बोलते हैं, लेकिन अपन तरल मोज़ेक भी बोल सकते हैं, इसको गुलाब जामुन सिद्धांत भी बोलते हैं। यह किस वैज्ञानिक ने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। याद रखना। इससे और क्या क्वेश्चन बनता है? प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कौन सा था? तरल मोज़ेक। ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया? अल्टमान ने। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है। डीएनए होता है वो जीव मान लो या प्लांट मान लो, उनमें पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होगा, जबकि आरएनए विषाणुओं में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होगा। ठीक है। अब बात आती है कि वाटसन और क्रिक ने क्या किया? इन्होंने कहा कि डीएनए द्विरज्जुकीय होता है। क्वेश्चन पूछेगा, डीएनए का द्विरज्जुकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन और क्रिक। बात आती है सिंगर और निकोलसन में से आज तक एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन बने हैं। पहला, प्लाज्मा झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तरल मोज़ेक, या इसको गुलाब जामुन सिद्धांत भी बोला जाता है। यह दिया किसने था? सिंगर और निकोलसन ने। याद रखना। अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका विभाजन ऐसा कौन सा कोशिका विभाजन है जो कायिक कोशिकाओं में होगा? यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। अब बात आती है, सबसे पहले लॉजिक समझो। यह आपको क्वेश्चन दे दिया, लॉजिक समझो कि कायिक कोशिका किन में पाई जाती है। पहले तो यह पता होना चाहिए कि कायिक कोशिका किनमें पाई जाती है। कायिक कोशिका प्लांट्स में पाई जाती है या पादपों में पाई जाती है। अब लॉजिक लगाओ कि पादपों में कौन सा विभाजन होता है? पादपों में होगा समसूत्री विभाजन। तो इसका आंसर होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, यह तो हो गया। समसूत्री विभाजन की कहानी क्या है? विभाजन के पहले और विभाजन के बाद में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। कौन सा होगा? समसूत्री। नाम से पता चल रहा है, हमेशा गुणसूत्र संख्या समान। गुणसूत्रों की संख्या चाहे से निषेचन के पहले या निषेचन के बाद में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। ठीक है। अब बात आती है कि असूत्री विभाजन कहां पर पाया जाता है। सबसे पहले तो एक बात नोट कर लेना, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। यह तो सबको पता है ना। प्रकार इसके कितने होते हैं? 3। ठीक है, ये तो याद रखना, बेसिक है।
बात आती है कि असूत्री विभाजन कहां कहां पर पाया जाता है। एग्जाम्पल सुन लेना, अमीबा, यीस्ट, वायरस और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, इसके अलावा जीवाणु, इनमें असूत्री विभाजन पाया जाएगा। याद रख लेना, ये निम्न श्रेणी के होते हैं सारे ही, अमीबा, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और यीस्ट। इनमें किस प्रकार का विभाजन होगा? असूत्री विभाजन होगा। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन, ये किन में होते हैं? ये होते हैं मानव में। याद रखना, मानव में अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसे होगा आगे वाले क्वेश्चंस में सोल्व करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है। पादपों में कौन सा विभाजन? समसूत्री। वेरी गुड। अर्धसूत्री विभाजन किन में होगा? मानव में। अर्धसूत्री विभाजन को बता देता हूं, गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाएगी। लिख देता हूं, गुणसूत्र या गुणसूत्रों की संख्या आदि। याद रखना बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाएगी, उसे बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री में विभाजन के पहले यदि गुणसूत्रों की संख्या 4 है तो बाद में भी गुणसूत्रों की संख्या 4 ही रहेगी। याद रखना, पहले जितनी थी उतनी ही बाद में होगी। असूत्री विभाजन अमीबा, यीस्ट, वायरस, जीवाणु और प्रोटोजोआ, इनमें पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोशिका विभाजन के प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आपके पास सीधे सीधे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होगी, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर करना है फीमर। फीमर जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। यह तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, यह तो आंसर हो गया। अब बात आ जाए कि ये मानव शरीर में ये हड्डी जो फीमर है वो कहाँ पाई जाती है। फीमर नामक हड्डी मानव के शरीर के कौन से अंग में पाई जाएगी? तो इसका उत्तर होगा जांग में। जांग में होती है हड्डी, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी बताओगे? बताओ, गेस योर स्टूडेंट्स, आपके अनुमान से बता सकते हो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहां पर पाई जाती है? ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहां पर पाई जाएगी? इसका आंसर होगा स्टेपिस। इसका एक क्वेश्चन तो यह बनेगा सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, एक तो यह बन गया।
और क्या बनता है, एक और बताता हूं। इससे और क्वेश्चन यह बनता है कि मानव शरीर के कौन से अंग में स्टेपिस नामक हड्डी पाई जाती है? कान पर या कान में? कान, कान में यह हड्डी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, बात आता है कि मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा होगा? तो इसका उत्तर होगा त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन होता है? त्वचा। त्वचा का काम होता है शरीर की सुरक्षा करना। चोट लगने से लेकर किसी भी चीज के लिए, मान लो कोई आघात हो, उससे अपनी रक्षा करेगी। अब छोटी आंत, क्वेश्चन आता है शरीर में संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ होता है? संपूर्ण भोजन पाचन ये कहाँ होगा? छोटी आंत में। बात आती है कि जो भोजन छोटी आंत में नहीं पचा वो कहाँ रहता है? वो बड़ी आंत में पड़ा रहता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाएगी? कान में। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। वेरी गुड। और मानव शरीर में संपूर्ण भोजन का पाचन किसके द्वारा होगा? ये पाचन छोटी आंत में होगा। ठीक है, बात आती है कि बड़ी आंत में क्या होता है? भैया बड़ी आंत में भोजन कभी भी नहीं पचता है, जो होगा छोटी आंत में ही होगा। ठीक है, एक छोटा सा जोक है, सुन लेना कि जिस व्यक्ति का, सुनना मेरी बात, जिस व्यक्ति का शतरंज में मुहरा या फिर अपनी लाइफ में जिसका जमीर खो देता है वो आदमी मरे हुए के समान होता है। शतरंज में अपना वजीर और रियल लाइफ में अपना जमीर जो व्यक्ति खो देता है वो अपनी लाइफ में मरे हुए के समान होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समसूत्री विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए मैं एक बात पहले बता देता हूं, आप जो ये डिवीजन वाला पार्ट पढ़ते हो ना, इसकी एक खास बात है, इसमें से कई बार क्या है कि आपको खोज पूछ लेते हैं। तो याद रखना, जो अपने कोशिका विभाजन जहां जहां पर भी चल रहा है वहां से आप, मेरी बात मानिए, आप खोज जहां हुई है वहां जरूर पढ़िए, क्योंकि यहां से कई बार साइंटिस्टों के नाम पूछे गए हैं। तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि 4-5 तो आपके जो मेजर है ना, जो ज्यादातर नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो तो मैं आपके यही सोल्व करवा दूंगा ओनली सेल बायो में से। ठीक है, तो आप मेरे, इसीलिए मैं कह रहा हूं 4 ऑप्शन बताऊंगा, बस आप मजे से मेरी क्लास लीजिए, बस आनंद के साथ लीजिए, क्योंकि क्लास में मजा आना चाहिए। आपको मैं जोक भी सुनाता रहूंगा, बहुत से स्टूडेंट कमेंट आता है कि सर जोक भी सुनाइए, जोक भी सुनाऊंगा, लेकिन क्लास मेरी ढंग से होनी चाहिए। मैं हमेशा फिर कह रहा हूं, कंसेप्ट मेरा तो स्ट्रॉन्ग जोन एक ही होता है, कंसेप्ट। जो कंसेप्ट समझेगा वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट रहेगा, क्योंकि जिनका मैं फेवरेट स्टूडेंट था ना वो भी कंसेप्ट पे विश्वास करते थे, और मैं भी कंसेप्ट पे ही भरोसा करता हूं। नॉट ए ऑन बिलीव ओनली ऑन रट्टाफिकेशन। मैं रट्टे पे कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि रट्टे के भरोसे वो एक कहते हैं ना, किस्मत, किस्मत आपको पता है कि 10% साथ देती है, 90% मेहनत। आई बिलीव ओनली प्रैक्टिस या
हार्ड वर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, समसूत्री विभाजन की खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम है एफ फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी। ठीक है। अब आता है आपको क्वेश्चन पूछ ले, क्रोमोसोम शब्द दिया, सॉरी क्रोमोसोम शब्द मान लो या नाम, गुणसूत्र नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? डब्ल्यू वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने, सॉरी डब्ल्यू वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्र नाम दिया था। ठीक है। अगला, फार्मर और मूरे ने क्या किया, यह भी बता देता हूं। इन्होंने मियोसिस शब्द दिया। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? फार्मर और मूरे नाम के वैज्ञानिक ने मियोसिस शब्द दिया। ठीक है, यहां तक का मामला खत्म। जीन शब्द दिया जोहानसन ने, याद रखना, ये तो सब जानते होंगे। जीन शब्द जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में दिया था। ठीक है, उम्मीद करूंगा सबको ये समझ में भी आया होगा। अब एक चीज बताता हूं कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज कहां से हुई। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, अर्धसूत्री विभाजन की खोज कहां से हुई। ठीक है, एक एग था, समुद्री एग होता है वो, अर्चिन का एग, उससे हुई थी। इतना आपके आएगा नहीं, बता रहा हूं। अर्चिन के एग से इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये तो आ गया आपके खोज का क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में भी आया होगा। समसूत्री विभाजन की खोज एफ फ्लेमिंग ने, गुणसूत्र नाम दिया डब्ल्यू वाल्डेयर ने, जीन शब्द जोहानसन ने दिया, मियोसिस नाम किसने दिया? मियोसिस नाम दिया फार्मर में मूरे ने। ठीक है, अर्चिन के एग से किसकी खोज हुई? मियोसिस की खोज हुई थी। किसने की थी? हर्टविग ने। याद रखना, अर्चिन के एग में मियोसिस की खोज की किसने की थी? हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने यह खोज की थी। ठीक है, एक छोटी शायरी सुनाता हूं। देखो, साजिशें तो उनके लिए रची जाती है, साजिशें तो उनके लिए रची जाती है जिनसे जंग जीतनी होती है, वरना कोशिश तो दिल जीतने की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये थोड़ा सा ठपली क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले, सर्वप्रथम तो डीएनए का द्विगुणन होगा, उसके बाद में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पहले तो डीएनए का द्विगुणन होगा, फिर केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा? सोचिए कौन सा हो सकता है, अपने हिसाब से बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से। इसका आंसर होगा कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन में होता है ऐसा। इसका आंसर होगा कोशिका विभाजन में क्या होगा? पहले तो डीएनए का द्विगुणन होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव्य और केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, अब आता है कि डीएनए में से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। आता है, यूकेरियोटी में आनुवांशिक पदार्थ है, यूकेरियोटी में
जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ। याद रखना बेटा कि डीएनए में या डीएनए क्या होता है, जितने भी यूकेरियोटी होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ होगा डीएनए। ठीक है, अब आता है कि डीएनए का मतलब क्या होता है। याद रखना डीएनए होता है ना, डीएनए उसमें एक शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। यह भी पूछ सकता है डीएनए में शर्करा कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में होगी। ठीक है, अब बात आती है आरएनए क्या होता है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है। आरएनए वायरस में क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ। वायरस में एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, कौन सा, आरएनए। वायरस ही एकमात्र ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा, जबकि और में तो डीएनए होता है। ठीक है, अब बताता हूं एक बात और कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आरएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, राइबोज भी बोल सकते हैं। देखिए नॉर्मली बात बताता हूं, इसमें पेंटोज शर्करा होती है 5 कार्बन वाली, पेंटोज शुगर कितने कार्बन की, 5 कार्बन वाली पेंटोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है। इसके अलावा आरएनए में और क्या होता है, और भी तो कुछ होता है। एक तो होता है इसमें फॉस्फोरस और एक होगा नाइट्रोजन क्षारक। याद रखना, दोबारा बता रहा हूं ये क्वेश्चन। सबसे पहले डीएनए का द्विगुणन, उसके बाद में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ऐसी प्रक्रिया जहां होगी उसे अपन कोशिका विभाजन कहेंगे। ठीक है, बात आती है कि डीएनए में से क्या क्वेश्चन बनता है। जीवों में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए। यूकेरियोटी में मेजर होता है सबसे ज्यादा, वायरस को छोड़ दे तो, क्योंकि वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा। ठीक है, डीएनए के खास बात बताऊं क्या होता है डीएनए में, बता रहा हूं। डीएनए में 6 कार्बन वाली शुगर होती है जिसे डीऑक्सी राइबोज शुगर बोला जाता है। ठीक है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आरएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, एक अंदर और आता है कि डीएनए का जो क्रम होता है ना, बता देता हूं, AGTC ये होता है डीएनए का क्षार क्रम। ठीक है, यदि यहां पर आरएनए का क्षार क्रम देखूं, ए भी आएगा, जी भी आएगा, टी की जगह क्या आएगा, यूरेसिल। याद रखना डीएनए का क्रम एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोनिन। ठीक है, इसका क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरोसिल और साइटोसिन। याद रखना यहां डीएनए में थाइमिन आता है और जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह यूरोसिल आएगा। ये इसके क्षार क्रम में अंतर होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 तो पढ़ लिया अपन ने। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। पहले एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होता है। तो बेटे रेप्लिकेशन होता है
वो एस अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 मैंने पहले बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था होती है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर करना आपको एस अवस्था। एस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2n से 4n हो जाती है, यानी एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होगा, प्रतिकृति होगी, डीएनए डबल हो जाएगा तो 2 से 4 हो जाएगा। ऐसी अवस्था जिसमें डीएनए डबल हो रहा है वो अवस्था कौन सी है, एस अवस्था। क्वेश्चन पूछ ले जीवन के बारे में कि माइटोसिस और शुरुआती रेप्लिकेशन के बीच की अवस्था जीवन। क्वेश्चन बनाता है माइटोसिस व शुरुआती या इनिशिएशन, शुरुआती रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बीच की फेज। समझ रहे हो मेरी बात। मान लो ये तो माइटोसिस है और यहां से क्या शुरू हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन। इन दोनों के बीच में यह अवस्था कौन सी होगी, जीवन। दोबारा सुन लेना, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जिस बिंदु से रेप्लिकेशन या जिस फेज से रेप्लिकेशन शुरू होगा उसके बीच की जो अवस्था होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, जीवन अवस्था। ठीक है, अब बात आती है एम अवस्था। ठीक है, एम अवस्था कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। वेरी गुड। ठीक है, यहां तक यह बन गया 4 प्रकार की होती है। ठीक है, अब बात आती है G2 अवस्था। देखिए ये सबसे मुख्य अवस्था है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, G2 अवस्था में से इसमें कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होगा। वो आनुवांशिक पदार्थ कौन था, डीएनए। वो विभाजन की तैयारी करेगा। तो G2 अवस्था में आनुवांशिक पदार्थ विभाजन की तैयारी करेगा। आनुवांशिक पदार्थ विभाजन की तैयारी करेगा, पहली बात। दूसरी बात, G2 अवस्था में आरएनए, प्रोटीन और माइक्रोट्यूबल्स का बहुगुणन होगा। दूसरी बात, G2 अवस्था में आरएनए, प्रोटीन, माइक्रोट्यूबल्स इसका क्या होगा, बहुगुणन होगा। ठीक है, समझे मेरी बात। ठीक है, अब देखिए ये तो इसका डायरेक्ट हो गया, मानता हूं मैं, चलो डायरेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है एग्जाम में इसका क्रम पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस। तो मैं सीक्वेंस भी अब लिखा देता हूं आपको। सीक्वेंस के लिए यार यही जगह ठीक है, चल लिखा देता हूं। सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी, जीवन अवस्था। उसके बाद में कौन सी अवस्था आएगी, एस अवस्था। उसके बाद में
G2 अवस्था और अंत में M अवस्था। क्वेश्चन आ सकता है सेल साइकिल की सबसे पहली अवस्था कौन सी होगी? G1, ठीक है, और अंतिम कौन सी होगी? M फेज। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सेल साइकिल की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? M अवस्था इसकी अंतिम अवस्था होती है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आज मैं यहाँ पर सेल बायोलॉजी थोड़ी ज्यादा ले रहा हूं ताकि आप ढंग से समझ सकें, ठीक है। आप थोड़ा सा सेल साइकिल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की मेरी थ्योरी भी मैं आपको मेरी क्लास में आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैंने पहले वहाँ डीपली और गहराई से, बहुत ज्यादा गहराई से मैंने आपको वहां पर थ्योरी पढ़ाई है, ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सके। मेरे चैनल पे जाइए और आप पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। जिस बंदे ने मेरी क्लास ली है वही यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकता है, और जिस बंदे ने क्लास नहीं ली है वो पहले जाकर क्लास ले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वह विभाजन जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों एक साथ विभाजन करेंगे, ऐसा कौन सा विभाजन होता है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक साथ विभाजित होंगे? आंसर होगा असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में एक साथ विभाजित होंगे, ठीक है। असूत्री होता कहाँ है? ये होता है अविकसित जीवों में। याद रखना, अविकसित या अविकसित, मान लीजिए अविकासशील भी मान सकते हो। अविकसित जीवों में असूत्री विभाजन होगा। अविकसित कौन सा होता है पहले भी मैंने बता दिया है। अमीबा, प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया और वायरस, ये क्या है? अविकसित तो है, तो इनमें क्या पाया जाएगा? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की कहानी विभाजन के पहले और विभाजन के बाद में गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। इसका काम बताता हूं। ये क्या करता है? कोशिका की घाव से मरम्मत। घाव पड़ जाता है किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है, उसको घाव हो जाता है, वो घाव 2 महीने के बाद ठीक होता है या थोड़े दिनों के बाद में ठीक होता है, तो उसको सही कौन सा विभाजन करेगा? वहां पर वापस कोशिका पहले जैसी आ जाती है, वहां पर कौन सा विभाजन हुआ? वहां पर समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। यानी क्षतिपूर्ति मान लो या मरम्मत मान लो, कौन करेगा? समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन कहां होता है? जहां कायिक जनन होगा, ठीक है। कायिक भाग में होगा, भैया ये तो याद रख लेना। समसूत्री विभाजन जहां कायिक भाग होंगे वहीं पर होगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, और अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक बनेंगे। गुड, क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, तब जाकर अर्धसूत्री विभाजन होगा। और हमें पता है कि मानव में युग्मक बनते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका विभाजन के प्रकार होंगे। कोशिका विभाजन
तीन प्रकार के होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, पूछ ले कि अर्धसूत्री के प्रकार, अर्धसूत्री के प्रकार। तो अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, याद रखना। इसके अलावा यह भी पूछ सकता है न्यूक्लिक एसिड के प्रकार। तो न्यूक्लिक एसिड के भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, आरएनए और डीएनए। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? कोशिका के भी दो ही प्रकार होते हैं, यूकेरियोटी और प्रोकैरियोटी। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, प्रोकैरियोटी सबसे पहले आया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक डीएनए में 10,000 क्षार युग्म होंगे। मान लीजिए एक डीएनए है, उसमें 10,000 क्षार युग्म है, तो बताइए उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसे अपन को समझना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि क्षार युग्म कितने होंगे। कहने का मतलब कि जूतों की अपने पास एक जोड़ी होती है, ठीक है, तो टोटल जूते कितने हुए हैं? दो ही हुए ना। मान ले मैंने बोल दिया कि जूतों के दो जोड़ी, तो जूते कितने हुए? 4। इसी प्रकार 10,000 क्षार युग्म बोल रहा है, मतलब युग्म का मतलब एक जगह दो, तो 10,000 क्षार युग्म हुए, तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? बता रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी 20,000, क्योंकि 10,000 क्षार युग्म है और प्रत्येक का दो एक जोड़ा है, मतलब एक जोड़े में दो है क्षार युग्म, तो कितने हो गए? इसका आंसर हो गया 20,000। ठीक है, चलो ये तो हो गया, राइट आंसर समझ में आ गया। क्षार युग्म की बात कर रहा है, मतलब 10,000 जोड़े हैं, तो क्षार युग्म कितने हुए? 20,000 हो गए। ठीक है, यह गणित सबके समझ में आ गई। ठीक है, अब आता है सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड में एक तो होगी पेंटोज शर्करा, इसके अलावा और क्या होगा? एक होगी इसमें फास्फोरस या फॉस्फेट समूह, सॉरी, एक इसमें फॉस्फेट समूह होगा और एक क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। याद रखना, इसमें एक तो होगा फॉस्फेट समूह और एक होगा नाइट्रोजन क्षारक। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। देखिए क्वेश्चन को घुमा रखा है कि ऐसा कौन सा जगत है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, पहला तो यह आता है। दूसरा आता है कि माइकोप्लाज्मा कहां पर पाई जाती है। ये सड़े गले, जहां पर मूत्र होता है, जहां पर बहुत से गंदे पदार्थ होता है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है विषाणु और जीवाणु के बीच की कड़ी माइकोप्लाज्मा। जीवाणु
व विषाणु के बीच की कड़ी। याद रखना, जीवाणु और विषाणुओं के बीच की कड़ी माइकोप्लाज्मा होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। इसे पादप जगत का जोखर भी बोला जाता है। ठीक है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। याद रखना, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है। याद रखना, पेक्टिन व सेल्यूलोज की बनी होगी। याद रखना, शैवाल की कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेल्यूलोज के रूप में पाई जाएगी। ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कवक में भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि शैवाल में शैवाल में मंड या स्टार्च के रूप में भोजन पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 याद रखना, आपका क्वेश्चन नंबर 11। शैवाल का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें सभी शैवाल लाल होते हैं? इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है, रोडोफाइसी के जितने भी शैवाल होते हैं वो सारे रेड कलर के होते हैं। ठीक है। इसका कारण क्या होता है? कारण जरूर बता देता हूं। फाइकोइरिथ्रिन, इसके कारण शैवाल का रंग लाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि वह शैवाल का वर्ग जिसके सारे सदस्य भूरे कलर के होते हैं, यह कौन सा वर्ग होगा? भूरे रंग के शैवाल होंगे, वो वर्ग होगा थियोफाइसी। ठीक है। इसका कारण होगा सिफाइकोसाइनिन। याद रखना, सिफाइकोसाइनिन के कारण शैवालों का रंग कैसा होगा? भूरा। एग्जाम्पल बता देता हूं, एक्टोकार्पस। ठीक है। याद रखना ये उदाहरण एक्टोकार्पस। रोडोफाइसी का उदाहरण पॉलीसाइफोनिया। याद रखना, पॉलीसाइफोनिया। शैवालों का रंग हरा होता है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल ए व बी के कारण। ठीक है। अब बात आती है ज़ेनथोफाइसी। पीले रंग के जितने भी शैवाल आएंगे वो किसमें होंगे? ए और ई वर्ण के कारण वो ज़ेनथोफाइसी में आएंगे। ठीक है। अब इसमें से एक भोजन का क्वेश्चन बनता है, वो भी बता देता हूं। आप ये देखिए पहले वर्णक का। क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें लेमिनेरिया भोजन के रूप में संचित होता है, या मैनिटोल भी बोल सकते हैं? डायरेक्ट आंसर आएगा थियोफाइसी में भोजन
लेमिनेरिया और इसके अलावा मैनिटोल के रूप में संचित होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए रोडोफाइसी में भोजन किस रूप में होगा? फ्लोरोडियन स्टार्च, फ्लोरोडियन स्टार्च। याद रखना, रोडोफाइसी में भोजन फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में पाया जाएगा। ज़ेनथोफिल में किस रूप में होगा? तेल के रूप में भोजन पाया जाएगा। फियोफाइसी की बात करें तो इसमें, या क्लोरोफाइसी इसमें स्टार्च के रूप में भोजन पाया जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं अपन 13। सबसे पहले मैंने इतने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उनके साथ ये भी सोल्व कीजिए, ध्यान से पढ़िए। डीएनए अणु की संरचना में रीढ़ की हड्डी बनी होगी। ठीक है, अपन जानते हैं कि मानव शरीर में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। और उस डीएनए की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा बनी होती है? पेंटोज व शर्करा के द्वारा डीएनए अणु की रीढ़ की हड्डी बनी होती है। ठीक है, शर्करा कौन सी आती है डीएनए में? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, मतलब 6 कार्बन युक्त शर्करा डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, पेंटो शर्करा में कितने होते हैं भैया? 5 कार्बन पेंटोज शर्करा में पाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 NADPH2 होगा। NADPH2 अपचायक होगा। याद रखना, NADPH2 अपचायक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन होता है? इसका नियंत्रण कक्ष केंद्रक होगा। क्यों होता है? क्योंकि इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। जितनी भी संरचनाएं होती है, वो सारी संरचनाएं केंद्र तय करेगा कि कोशिका क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। तो आज के 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अगले पार्ट में जानने से पहले बता देता हूं कि इन 15 क्वेश्चंस को आप पढ़कर आएंगे। यह तो मैं उम्मीद करूंगा, पढ़ के आना भी पड़ेगा। देखो यार, मेरे को वो स्टूडेंट कभी पसंद नहीं है जो टाइम पास के लिए आता है। मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का एक ही तरीका है। वो बोलते हैं ना, बिहार में 2 ही चीज होती है। या तो बंदा 12th पढ़ने के बाद मजदूरी करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। शाम को सुबह जाएगा, काम करेगा सारे दिन, शाम को खाना खाएगा और सो जाएगा। दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। या फिर बिहार का बंदा यूपीएससी, आरएस, आईएएस क्रैक करता है। तो उनकी कहानी यही होती है, या तो पढ़ो मत, पढ़ो तो पूरी जान लगा के पढ़ो साला। आसपास में आप जैसा कोई नहीं पढ़ रहा हो, इस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि सर एक मोटिवेशनल कहानी सुनाइए, तो मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ था, कहीं पर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मुकाबला चल रहा था। तो क्या हुआ, वेस्ट इंडीज को भारत ने हरा दिया वर्ल्ड कप में, 1984 के वर्ल्ड कप में। तो उस समय वेस्ट इंडीज का बहुत बड़ा प्रकोप था। वेस्ट इंडीज का नाम था
तो वेस्ट इंडीज ने, जैसे वेस्ट इंडीज हार गई तो वेस्ट इंडीज को तो टेंशन हो गई, उनको ऐसा लगा कि साला बंदर है ना वो क्या कर गया, मगरमच्छ बंदर के चाटा मार गया, ऐसा लगा उनको। तो बोले यार अब क्या करें, उन्होंने भारत के साथ दौरे कराए, ठीक है, भारत को 5-0 से टेस्ट में हराया, 4-0 से वनडे में हरा दिया, सालों ने हरा दिया। अब क्या हुआ, फिर एक सीरीज और कराई भारत के साथ। उस सीरीज में क्या हुआ कि इंडिया 3 मुकाबले की सीरीज थी, तो एक मुकाबला इंडिया हार चुकी थी। अब दूसरा मुकाबला होने से पहले बाहर से बड़े बड़े फिजिशियन बुलाए गए, ठीक है, बैठक हुई, बोले हो क्या रहा है, साले वेस्ट इंडीज के इतने लंबे 6-7 फुट के एक कप्तान था उनका बायसोप, उसकी तो एक फेलोशिप ही थी, साला ऑलराउंडर शब्द ही नहीं था उसकी लाइफ में। जिस बल्लेबाज को बॉलिंग नहीं आती है और बॉलर को बैटिंग नहीं आए, तो अब क्या करें, सारे विकेट वही ले रहा था। तो फिर फिजिशियन आए, मीटिंग हुई, सुनील गावस्कर को ओपनर भेजा गया। सुनील गावस्कर ने बायसोप की गेंद पर 4 चौके मारे। बायसोप ने बोला कि यहां से इंडियन क्रिकेट बदल जाएगा, यदि आप चाहोगे तो परिवर्तन हो सकता है। ऐसे मत सोचो कि आज तक हमारे आसपास में किसी बंदे ने सिलेक्शन नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगा, नहीं, हमें प्रवृत्ति को बदलना है। याद रखना, समय के हिसाब से चलोगे, इतिहास में समय के साथ बुला दिए जाओगे, और यदि समय की धारा को बदल दोगे तो साला इतिहास में अमर हो जाओगी। ठीक है, इतना मेरा मोटिवेशन काफी रहेगा आज के लिए। तो उम्मीद करता हूं सब ढंग से मेरी बातें सुने भी होंगे, क्योंकि मोटिवेशनल से काम नहीं होता है, रियल मोटिवेशनल तो आदमी अपनी परिस्थिति से होता है। परिस्थिति जितना बेटर सिखाती है, दुनिया की कोई ताकत उतना बेटर नहीं सिखाती है। परिस्थिति बंदे बोलते हैं कि सर हमारे को नींद बहुत आती है, साला बेइज्जती को याद कर लो, कभी जिंदगी में बेइज्जती हुई है उस बेइज्जती को याद कर लो, वो बेइज्जती आपको कभी सोने नहीं देगी, ये तो मैं लिख के दूंगा। क्योंकि आदमी को जितनी सलाह काम नहीं करती है उतना काम ठोकर कर जाती है। सभी जानते हैं ये चीजें तो, कि जितना काम सलाह नहीं करती उतना काम एक ठोकर कर देती है। क्योंकि अपने को कोई कहेगा, लाख बार कहेगा तो भी बंदा नहीं पड़ता है, लेकिन ठोकर ऐसी चीज है, या 2 चीज सबसे बेस्ट सिखाती है, अपमान और खाली जेब और खाली पेट। ये 3 चीज तो एक्चुअल में बहुत आगे तक ले जाती है आदमी को, अगर ये 3 चीज हो। पढ़ाई का मतलब उसी बंदे के समझ में नहीं आता है जिसको सारी फैसिलिटी उपलब्ध हो। आजकल के बंदों की सबसे बढ़िया प्रॉब्लम यही है कि आजकल सबको पूरी फैसिलिटी मिल जाती है, तो वो पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, आज का दर्द कल का गेन बनेगा। तो उम्मीद करूंगा जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखाए हैं सबने बढ़िया तरीके से पढ़े भी होंगे और बढ़िया समझेंगे। जो टॉपिक बायोलॉजी का समझ में नहीं आए, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप अपने नंबर या आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा बताने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन बस आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है।